Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I am going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इस पे तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बेस्ड है दोस्तों, विच इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी खासकर जैसे एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस नाम का एक सब्जेक्ट मिलेगा जहाँ पे फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको आपको हद से ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करूंगा, सो आई विल बी कवरिंग दोज थिंग्स दैट हैव बीन गिवन इन द बुक एम लक्ष्मीकांत, राइट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बैकग्राउंड जरूर दे देता हूँ शुरू करने से पहले कि हर देश का जो हमारी कंट्री है ना ही खाली उसका उद्देश्य ये है कि अपने और अपने सिटीजन्स की शांति और खुशहाली का ध्यान रखें, बल्कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, अच्छे रिलेशंस आपस में कंट्रीज को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपस में एक दूसरे से सही से कोऑपरेशन नहीं होगी तो देश का अपने आप अकेले में विकास नहीं हो सकता। अगर आपने इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी हमारे वर्ल्ड में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसा देश होता है जिसको दूसरे किसी भी देश या नेशन से ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है और उसकी इकोनॉमी बिना किसी के एक्सटर्नल सपोर्ट के रन कर जाती है। बट ऐसा सिर्फ ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, किताबों की दुनिया में एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली ऐसा कोई भी चीज़ आज तक कोई कंट्री ऐसा पॉसिबल नहीं बन पाई है। सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो इसीलिए देशों को आपस में इंटरैक्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से उनके बीच में रिलेशन होंगे, क्या उनके नियम और कानून होंगे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये सभी बातें देश की फॉरेन पॉलिसी बताती है। और यहाँ पे हम लोग हमारे भारत देश में रहते हैं तो इसलिए भारत देश की फॉरेन पॉलिसी को जानना हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। So it is regulates India's relation with other states of the world in promoting its national interest, right? इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बाकी देशों के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करेगा ये बताती है उसकी फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए भारत देश की अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो भारत शुरू से फॉलो करता आ रहा है। इन प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को यानी कि मूल बातों को जान लेते हैं तो अपने आप डिटेल में जान पाएंगे कि उसके छोटे छोटे और डिटेल्ड एस्पेक्ट्स क्या हैं। यानी कि पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के अराउंड केंद्रित है। पहला है दोस्तों प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, विच इज गिवन इन आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी ऑल्सो। अगर आपने मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का लेक्चर नहीं देखा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि प्लीज वो लेक्चर भी जाके देखें और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स का भी लेक्चर देखें टू गेट एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ बोथ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस दोस्तों ज्यादातर खाली इंडिया का ही नहीं, दुनिया के हर देश के फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट अंग होना भी चाहिए, बिकॉज जब तक पूरे वर्ल्ड में पीस नहीं होगी तब तक कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और हमारे डीपीएसपी भी आर्टिकल 51 की मदद से ये चीज़ हमारी सरकार को कहती हैं कि आप जब भी लॉ या नियम या कानून बनाए, लेजिस्लेशन बनाए, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें, right? So Indian state to promote international security, maintain just and honorable relation between nations, foster respect for international law and treaty obligation, encourage settlement of disputes by arbitration. Arbitration का मतलब बातचीत के थ्रू। कोई भी डिस्प्यूट होती है तो लड़ाई झगड़ा जंग ना हो, क्योंकि जंग में किसी का भी फायदा नहीं होता है, दोनों देशों का नुकसान होता है। तो कोई भी झगड़ा हो तो उसे बहुत प्यार से बातचीत के थ्रू सॉल्व कर लिया जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरा आता है दोस्तों एंटी कॉलोनियलिज्म। अब देखिए हमारा जो भारत देश है वो बहुत समय से ब्रिटिश के अंडर में रहा है, तो भारत एक ऐसा देश है जिससे ज़्यादा अच्छे से कॉलोनियलिज्म के डिसएडवांटेजेस क्या है वो कोई और देश नहीं जान सकता। क्योंकि भाई
200 साल से भी ऊपर हमारे भारत देश को ब्रिटिशर्स ने राज किया और बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। सो कोलोनियलिज्म का मतलब यही होता है कि दूसरे देश यानी कि कॉलोनीज जब किसी देश पे कब्जा कर लेती हैं, दैट इज कॉल्ड कोलोनियलिज्म। और उसके भारत देश स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा खिलाफ है, क्योंकि खिलाफ नहीं होता तो भारत कभी आज़ाद होने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज भी ब्रिटिशर हमारे देश को विदेश को चला रहे होते, राज कर रहे होते। बट कहीं ना कहीं भारत के देशवासियों ने उनके एक्सप्लॉयटेशन को देखा, उनसे हो रहे डिसएडवांटेजेस और देश को नुकसान को देखा, और उनसे फ्रीडम फाइनली हमने अचीव की। सो भारत नहीं चाहता है कि ऐसा कोई भी कॉलोनी वाला सिस्टम आज भी हमारे देश में दोबारा से कभी, हमारे ही देश में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ना हो। सो भारत कभी भी एनकरेज नहीं करता कि ऐसे कॉलोनीज बनाई जाए। सो लिक्विडेशन ऑफ colonialism in all forms and supported liberation movement in Afro-Asian countries like Indonesia, मलाय। तो अब सोचिए, जो अफ्रीकन कंट्रीज थी जो कॉलोनीज बनी हुई थी, उनके लिबरेशन तक के लिए भारत देश ने मदद की, क्योंकि खुद तो भारत भुगत चुका था, तो वो नहीं चाहता है कि बाकी देश भी उसके नुकसान को भुगतें। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, मलाया है, मलेया है, टूनीजिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, इनके लिबरेशन में भी इंडिया ने काफ़ी योगदान दिया है। एंड नियो कोलोनियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म इज ऑल्सो अपोज्ड बाय इंडिया। तो नियो कोलोनियलिज्म यानी कि आप सोचिए, कोलोनियलिज्म को भाई नया रूप दे दिया। कई लोग क्या है ना, बहाने बनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अब मॉडर्न जमाने के हिसाब से कोलोनियलिज्म करेंगे भाई, पुराना जमाना अलग था, अब तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, तो कॉलोनीज रहने दो, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, कोई भी नियो कोलोनियलिज्म, नियो इंपीरियलिज्म, ये सब बकवास चीज। भारत कहता है कि नो मीन्स नो, इन एनी फॉर्म, कोलोनियलिज्म एनी फॉर्म, नियो हो पुराना हो, डजेंट मैटर, राइट, अपोज करता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा दोस्तों कि आप एक बार भारत के जो मिशन हैं इन सब कंट्रीज के, कैसे कैसे उसने सहायता की, योगदान दिया, एक बार आप डिटेल में जाके आप जरूर पढ़ें। क्योंकि खाली पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये चीज़ आपको मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने में, राइट। सो एक बार जरूर डिटेल में आप जाके देखें। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो एंटी रेशियलिज्म। एंटी रेशियलिज्म भी कहीं ना कहीं भारत भुगत चुका है काफ़ी हद तक, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज किए तो काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म उन्होंने भारत में फैलाया। महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया था, अगर आपको याद हो, बिकॉज ही वॉज ब्राउन एंड ही वॉज इंडियन, है ना। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म ब्रिटिशर्स ने भारत में किया। तो भारत रेसिज्म जैसी ईवल को भी भुगत चुका है। सो रेसिज्म को भी ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है, खास करके पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रंग के बेसिस पे जो अगर किसी को भेदभाव किया जाता है उसको अपार्थीड बोला जाता है। एंड सबसे ज़्यादा ये प्रेवलेंट थी साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने सभी ब्लैक्स को अपार्थीड की पॉलिसी लिबरेट किया, और आज वो उनके भगवान बन गए कि वो, है ना। तो इसीलिए भारत भी रेसिज्म के बहुत ज़्यादा खराब है, अपार्थीड के वो अगेंस्ट काम करता है। और साउथ अफ्रीका वगैरह से अपने रिलेशन उन्होंने काटे, एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल लिबरेशन ऑफ जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। तो ऐसे जो देश हैं जो अपार्थीड के अगेंस्ट थे, मतलब जो अपार्थीड जहाँ पे बहुत प्रिवलेंट था, उनकी आज़ादी में भारत ने बहुत मदद की है। आई होप कि आप एक बार इसको भी डिटेल में जाके जरूर देखेंगे कि किस तरह भारत ने मदद की। नेक्स्ट दोस्तों, नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं नॉन अलाइनमेंट की बात करता हूँ दोस्तों, तो ये जो प्रिंसिपल है, ये तब इसका जन्म हुआ जब हमारे पूरा दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बटी हुई थी। खास करके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब एटम बम बनाया गया था पहली बार, और धीरे धीरे सारे के सारे कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू आर्म्ड होने लग गए। खास करके यूएसए और रशिया उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था, और उनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उस समय भारत देश ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इजाद की कि हम किसी भी पर्टिकुलर देश के साथ अलाइन नहीं रहेंगे, हम अपनी खुद की आइडियोलॉजी रखेंगे, हम किसी को भी सपोर्ट करके लड़ाई झगड़े को हम कभी प्रमोट नहीं करेंगे। क्योंकि आप जैसे ही अलाइनमेंट की बात करते हो, यानी कि आप किसी की साइड ले लेते हो, और अगर किसी की साइड लेते हो तो वो जो आदमी है, वो जो भी कह रहा है, भले आपको वो चीज़ पसंद ना आए, आपको मजबूरी में उसका साथ देना पड़ेगा। अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आपको उसको लड़ाई झगड़े में भी साथ देना पड़ेगा। इसलिए आप अलाइन किसी की तरफ नहीं हो रहे हो, आप अपना न्यूट्रल स्टैंड मेंटेन करके अपना खुद का जो भी आपको डेवलपमेंट के लिए काम करना है वो आप कर रहे हो, ठीक है। सो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स से भारत हमेशा से दूर रहा है, क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रियलाइज की है कि जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं, उससे सभी का नुकसान होता है। तो आप किसी के लिए भी अलाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल दोस्तों, पंचशील का प्रिंसिपल। पंचशील का प्रिंसिपल जो है, हमारे नेहरू जी इसके जन्मदाता हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसको आपको धन्यवाद देना चाहिए, पंचशील। और काफी अच्छा प्रिंसिपल भी है कहीं ना कहीं।
5 इसमें पंचशील के प्रिंसिपल में 5 बातें कही गई हैं जो भारत हमेशा ध्यान में रखता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते समय। क्या क्या 5 बातें हैं? पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यानी कि आपकी जो भी बाउंड्रीज हैं उनकी रेस्पेक्ट करना। मतलब सॉवरेनिटी और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि आप किसी भी देश की बाउंड्रीज पे घुस नहीं जाओगे, घुस के आप उस पर हमला नहीं कर दोगे, जमीन नहीं हड़प लोगे, एक दूसरे को डराओगे धमकाओगे नहीं कि मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। जो बाउंड्रीज खींची हुई हैं उन बाउंड्रीज को पालन करना, स्ट्रिक्टली मानना और रिस्पेक्ट करना, ये हमेशा भारत शुरू से भारत का एक पंचशील का प्रिंसिपल रहा है। दूसरा दोस्तों नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कभी भी गुस्सा ना दिखाना, मतलब पहली बार जाके हमला ना करना, अटैक ना करना, घुसपैठ ना करना, है ना, किसी भी तरीके से सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, षड्यंत्र ना रचना, टेररिज्म को ना प्रमोट करना। सो किसी भी फॉर्म में एग्रेशन भारत हमेशा उससे दूर रहा है। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि अब भाई पाकिस्तान या किसी और भी देश में क्या चल रहा है उसमें इंटरफियर भारत कभी नहीं करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों के इंटरनल अफेयर में इंटरफियर करोगे तो सामने वाला भी आपके अंदर के मैटर में इंटरफियर करने लगेगा और उससे दो देशों के बीच में कड़वाहट पैदा होगी। कड़वाहट पैदा होगी तो फिर कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और रिलेशंस खराब होंगे। तो भारत ने शुरू से मेंटेन किया है कि भाई मैं अपने देश को डेवलपमेंट और उसकी इकोनॉमी फोकस करूंगा, किसी भी दूसरे देश के अंदर के मैटर में मेरा कोई भी योगदान नहीं होगा अनलेस मेरे से हेल्प मांगी गई है। ऐसा नहीं है कि भारत से हेल्प मांगी गई है तो फिर भारत हेल्प नहीं करता है। भारत ने कई समय समय पे हेल्प भी किया है, बट लेकिन वो मांगी गई हो तो अलग इशू है। लेकिन बिना मांगे जबरदस्ती जाकर किसी की उंगली के देश में कीड़ी करना इज नॉट भारत वे ऑफ वर्किंग। शुरू से भारत की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट रहा है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, स्वाभाविक बात है दोस्तों, सभी को इक्वल ट्रीट करना और आपस में एक दूसरे को दोनों को बेनिफिट हो, ये चीज का ध्यान में रखने की कोशिश भारत हमेशा करता है। ठीक है, कोई भी देश ऊंचा नहीं है, कोई भी देश नीचा नहीं है, सबका विकास, सबका बढ़ावा। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो ये 5 जो पॉइंट्स है पंचिल के दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको आप बाय हार्ट एज इट इज लर्न कर लें। वर्ड्स भी चेंज आप ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और इनको एज इट इज ऐसे ही पालन किया जाता है और यूज किया जाता है आदिकाल से। तो भारत हमेशा इनको ध्यान में रखता है, एटलीस्ट आज तक तो रखता है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का भी वही मतलब है, आप सब जानते हैं, सुख शांति से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा एक एफ्रो एशियन बायस रहा है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, क्योंकि भारत एशिया का देश है, इनफैक्ट एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट देश है, तो इसीलिए भारत का जो बायस है वो एशियन कंट्रीज की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा भारत डिस्कनेक्टेड रहा है। और इसका कारण दूसरा ये भी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड काफी ज्यादा डेवलप्ड है, एशियन कंट्रीज थोड़ी अंडर डेवलप्ड है। तो भारत ने हमेशा से अपने रिलेशंस एशियन कंट्रीज से अच्छे मेंटेन करने के ज्यादा कोशिश की है एज कम्पेयर टू द वेस्ट। और तीसरा रीजन ये भी है क्योंकि नेबर्स भारत के जो है वो भी एशियन कंट्रीज हैं, तो इसीलिए भारत का यही थोड़ा सा एक बायस रहा है। So aimed at promoting unity among them and tries to secure them voice and influence international bodies, right? So एशिया में भारत अपना थोड़ा दबदबा बनाने की कोशिश करना चाहता है। दबदबा का मतलब हेल्दी वे में अपना एक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करना चाहता है। लिंक्स विद द कॉमनवेल्थ, आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत देश एक ऐसा देश है जिस पे अंग्रेजों ने राज किया। इसके अलावा और भी दुनिया में बहुत सारे देश थे जहाँ पे अंग्रेजों ने राज किया, और उन सभी देशों ने जब आजाद हो गए तो उन्होंने आपस में एक समूह बनाया विच इज कॉल्ड द कॉमनवेल्थ, यानी दोज नेशन विच हैड बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिशर एट सम पॉइंट। तो भारत भी उसका एक पार्ट है, और कॉमनवेल्थ में जो भी मेंबर नेशंस हैं उनके एक्टिविटीज सेमिनार्स में वगैरह भारत एक्टिवली पार्ट लेता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये प्रिंसिपल्स याद रख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि प्लीज आपको किसी भी चीज की और किसी भी और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इन ऑर्डर टू राइट अ गुड आंसर इन एनी एग्जाम। इन चीजों को प्लीज आप याद रख लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, खास करके फॉरेन पॉलिसी की प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यूएनओ में सपोर्ट। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत देश ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करने की पूरी दिल से कोशिश की है, क्योंकि भारत देश दुनिया में सुख शांति बनाए रखने का शुरू से बहुत ज्यादा प्रमोशन उसका करता रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी बॉडी है जो ये काम करती है, तो भारत ने उसको शुरू से बहुत सपोर्ट किया।
और किया कैसे है? बाय फाइटिंग अगेंस्ट कोलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, रेशियलिज्म, न्यू कोलोनिज्म एंड न्यू इंपीरियलिज्म। तो इन सभी के खिलाफ फाइट किया है। यूएनओ भी करता है, भारत ने यूएनओ को सपोर्ट किया है। उसके अलावा विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय भारतीय सिटीजन थे। तो 1953 में उनको यूएन के जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि यूएनओ में भारत काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति यूएन की जनरल से इंडियन यूएन की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बन रहा है, मतलब डेफिनेटली उसका बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है, तभी बन पा रहा है। इसके अलावा यूएन के बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन होते हैं, जिनमें समय समय पे भारत अपने ऑफिसर्स को, अधिकारियों को और लोगों को भेजता रहता है। और आप जान के खुश होंगे कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं या फिर आईपीएस कुछ भी बनते हैं अगले दिन, तो आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी है कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर के काम कर सकते हैं और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अगर आप खाली अपने देश के अलावा दुनिया में पीस लाने की अगर आपकी इच्छा है, तो आप बिल्कुल भारत देश से यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में जा सकते हैं। सो कोरिया, कॉन्गो, एल सल्वाडोर, कंबोडिया वगैरह, अंगोला, सोमालिया, ये सब जगहों पे जो पीस कीपिंग मिशन यूएन के होते हैं, वहां पे आपको भेजा जा सकता है एज एन ऑफिसर फॉर मेंटेनिंग पीस। इंडिया वाज द को चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो अब इंडिया चेयरमैन भी था फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन को स्ट्रेंथन करने में भी भारत सपोर्ट करता है। इसके अलावा इट हैज बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। सो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी जो काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन में मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर बनाया है, वहां पे आप उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि वो क्या बॉडी, क्या क्या उनकी बॉडीज होती हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। बट भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है, नॉन परमानेंट हालांकि रहा है, लेकिन काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है उसने, राइट। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट प्रिंसिपल दोस्तों जो भारत सपोर्ट करता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फॉरेन पॉलिसी, इज डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा आर्म्स एंड एमुनिशन को फालतू स्टॉक करके नहीं रख सकते, क्योंकि आप जितना ज्यादा एक आप आर्म्स एंड एमुनिशन स्टॉक करोगे, उससे दो नुकसान होंगे। एक तो अगर युद्ध होता है या कुछ वॉर होते हैं, तो आप उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करोगे। नंबर टू, आपके बहुत सारे एक्सपेंसिव रिसोर्सेज जो कि देश के विकास और डेवलपमेंट में जाने चाहिए थे, वो सभी रिसोर्सेज फालतू में आपके वेपन्स में और वेपन्स को बनाने में जाएंगे। तो इसीलिए भारत हमेशा से डिसआर्मामेंट के साथ रहा है कि आप बहुत ज्यादा वेपन्स को स्टॉक पाइल मत कीजिए, कम रखिए, सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज के लिए रखिए, ठीक है, ताकि लड़ाई झगड़े ज्यादा ना हो। इंडिया डिड नॉट साइन नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी। अब ये दो ट्रीटीज थी, भारत ने ये ट्रीटी साइन क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत ज्यादा बायस्ड ट्रीटीज थी। ये ट्रीटी अभी आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों बायस्ड थी, अभी आपको पता चलेगा। took the initiative of holding 6 nation summit at New Delhi and made concrete proposals for disarmament। ठीक है, 6 नेशन का समिट भारत ने किया था और डिसआर्मामेंट के प्रपोजल वहां पे रखे थे। अब ये देखिए रीजन पे आते हैं। Opposed NPT and CTBT due to the discriminatory and hegemonistic nature. Only 5 nations, USA, Russia, China, UK, France could possess nuclear weapons। अब ये जो ट्रीटीज थी इतनी बदमाश थे नेशंस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है डिसआर्मामेंट तो कर दो, लेकिन खाली ये 5 कंट्री यूएसए, यूके, चाइना, यही कंट्रीज होंगी जो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकती हैं, बाकी सब डिसआर्मामेंट कर दो, अपने सारे हथियार वगैरह कम कर दो और सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दो। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा बायस्ड है ना, यानी कि ये 5 कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन रखेंगी तो फिर दुनिया में अपना दबदबा बनाएंगी, अपना राज करने की कोशिश करेंगी, डराएंगी, धमकाएंगी, और बाकी देश कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं है। तो इसीलिए भारत जो है इस तरह के बायस्ड ट्रीटी को उसने साइन नहीं किया, राइट। तो ये आपके कुछ प्रिंसिपल्स है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो, बहुत आसान है, और प्लीज आप इनको एक बार रीड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम दोस्तों आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या क्या एम्स है, फॉरेन पॉलिसी भारत की चाहती क्या है? वैसे तो बहुत क्लियर है दोस्तों, बट फिर भी आपको एक बार नजर जरूर डालनी चाहिए, अगर आंसर राइटिंग हो तो आपको कैसे लिखना है उसके पता करने के लिए। To protect India's core national interest and concern rapidly changing international environment but fostering support and understanding in international community, right? यानी कि भारत देश के नेशनल इंटरेस्ट वगैरह जो बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, उनसे उन इंटरेस्ट को सपोर्ट मिले और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की एक अंडरस्टैंडिंग बने, इसलिए फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। Autonomy of decision making process and to play a pioneering role in establishment of stable, prosperous and secure global order। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है
कि ग्लोबल ऑर्डर सही तरीके से मेंटेन हो, स्टेबल प्रॉस्पेरस तरीके से, इसलिए भारत फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म। अब देखिए टेररिज्म खाली भारत देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो टेररिज्म से लड़ना हर देश का एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अगर जब तक देश आपस में एकजुट करके टेररिज्म से फाइट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली टेररिज्म एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो फॉरेन पॉलिसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइंग टू एलिमिनेट टेररिज्म। बिल्ड एन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सपोर्टिव ऑफ इंडियाज रैपिड ग्रोथ इंक्लूडिंग हायर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, है ना। तो ताकि भाई हायर इन्वेस्टमेंट हो देश में, ट्रेड अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़िया बने, क्योंकि अच्छे रिलेशन होंगे कंट्रीज के साथ तो बाकी देश आके आपके देश में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेसेस बढ़ाएंगे, देश का विकास होगा। Work closely with P5 countries and to build strategic ties with major powers USA, EU, Japan and China. So ये जो P5 कंट्रीज हैं और बाकी जो मेजर पावर्स दुनिया की हैं उनके साथ बहुत अच्छे से काम करना और स्ट्रेटेजिक टाइज मेंटेन करके रखना, बिकॉज जितने ज़्यादा पावरफुल लोग साथ रहोगे उतना ही ज़्यादा आपका भी फायदा होगा। Intensify and strengthen ties with neighbors through mutually beneficial cooperation and acknowledgement of each other legitimate concerns। अब देखिए नेबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ठीक है भाई वर्ल्ड पीस वर्ल्ड वगैरह तो हम बोलते रहेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो आप सराउंडेड हो वो आपके नेबर कंट्रीज हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आपको नुकसान पहुंचा सकता है वो आपके नेबर कंट्री पहुंचा सकती है अगर उसके साथ आपका सही रिलेशन नहीं हुआ तो। इसलिए अच्छे टाइज नेबर्स के साथ मेंटेन करना, म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिए, मेंटेन करना और एक दूसरे की सहायता करना भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हालांकि बहुत दुखद बात यह है कि पाकिस्तान के साथ आज भी हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब है, और आज भी भारत देश के नेबर्स, इनफैक्ट खाली पाकिस्तान ही क्या, चाइना के साथ भी भारत के काफ़ी खराब है, और इवन बांग्लादेश के साथ भी जो संबंध है बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जितने होने चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अदर कंट्री जो कि पाकिस्तान है, राइट। सो जो भी है, बट कहीं ना कहीं भारत हैज फेल्ड इन मेंटेनिंग वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशन विद इट्स नेबर्स। तो फॉरेन पॉलिसी का कहीं ना कहीं ये एम है कि उस चीज को रिस्टोर करना। वर्क फॉर रियलाइजेशन ऑफ सार्क। सार्क के बारे में आप सब तो जानते होंगे दोस्तों, इट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में सभी देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस और डेवलपमेंट बोथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो सार्क के जो गोल्स हैं उनके रियलाइजेशन के लिए भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा निभाता है। एंश्योर दैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ब्रॉट टू एन एंड। अब टेररिज्म भी दोस्तों जो सबसे ज्यादा फैलता है वो क्रॉस बॉर्डर ही फैलता है। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों कि भाई आप जिस कंट्री से जुड़े नहीं हो, नेबरिंग कंट्री कहीं और किसी और तीसरे देश से, सात समुंदर पार किसी और देश से टेररिस्ट आए और आपके देश में हमला कर दिया। जनरली आसपास के जो देश होते हैं जो बॉर्डर्स पे होते हैं वहीं पे ज्यादा टेररिज्म फैलता है। सो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हटाने का काम भी भारत करता है, मतलब फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य। फर्दर द गेन्स फ्रॉम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी में मेजर चेंज किया एंड मेड इट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो गेन्स है उसको बढ़ाने का काम फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेंथन टाइज विद कंट्रीज ऑफ गल्फ रीजन विच मेजर सप्लाईज ऑफ ऑयल एंड गैस। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपोर्ट जो भारत देश का है दैट इज ऑयल एंड गैस। अगर तेल और गैस अच्छे से किसी देश में नहीं आ रहे हैं तो उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि सारी गाड़ियां तेल से चलेंगी, फैक्ट्रियां तेल से चलेंगी, बहुत सारी चीजें जो है जो तेल से चलेंगी। सो तेल आता कहाँ से है? गल्फ कंट्री से आता है। सो गल्फ कंट्री से अच्छे रिलेशन मेंटेन करना फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक शॉर्ट शॉर्ट में बोलते हैं, मीकोंग गंगा कोऑपरेशन, ट्रांस रीजनल ग्रुपिंग, इंडिया ब्राजील, ये सभी जो रीजनल लोग हैं, रीजनल ग्रुप्स बनते हैं, उनमें अच्छे से पार्ट लेना और आपस में देशों के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनना। कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद रीजनल ग्रुप EU एंड G20। इसके अलावा EU, यूरोपियन यूनियन, G20, इस टाइप के भी जो ग्रुप्स बनते हैं उनमें भी भारत पार्ट लेता है और इंटरनेशनल अरीना में अपने इंटरेस्ट को रखता है। Reform and restructure United Nations Security Council has espoused multipolarity in a world order that respects principles of sovereignty and non-intervention. So यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े देश हैं, पावरफुल देश, वो परमानेंट मेंबर्स बैठ के बन के उन्होंने अपना दबदबा मेंटेन कर रखा है।
तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से कि यूनाइटेड नेशंस को वो देश चला रहे हैं। तो भारत चाहता है कि वो जो उसका बहुत ही रिजिड रिजिड स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं, चेंज लाए जाएं, और बाकी जो छोटे देश हैं उनको मौका दिया जाए अपने डिसीजन और बातों को सामने रखने का, ताकि सॉवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन जो है पूरे वर्ल्ड में फैल सके और मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। मल्टीपोलर मतलब ये हुआ कि भाई हर देश अपनी बात को रख सके, ना कि सिर्फ 5-6 जो पावरफुल देश हैं वो पूरी बॉडी को बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा ना हो, हर देश अपनी बात रख पाए, ये भारत चाहता है। Promote more equitable equation between developed and developing world, political, economic and technological domain, right? So ज़्यादा equitable equation हो डेवलप्ड वर्ल्ड में और डेवलपिंग वर्ल्ड में, ताकि दोनों का फायदा हो सके। वर्क टुवर्ड्स गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट विद टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। तो देखिए न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि डिसआर्ममेंट भारत देश की पॉलिसी का, फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डिसआर्ममेंट के जो गोल्स हैं वो भी अचीव करना फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है। Closely interact with Indian diaspora on a continuing basis in order to strengthen their bonds with India, to recognize the pivotal role in India's international relations। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडियन डिसेंट के जो लोग हैं, जो खाली भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, जो विदेशों में बसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ बातचीत करके बताना कि वो भारत के इंटरेस्ट को दूसरे देशों में भी लेके जाएं, प्रमोट करें और इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट करें फॉर इट्स पीस। ये फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। तो ये दोस्तों बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे जो मैंने आपको बता दिए, एंड आई होप कि अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छा आंसर उस पर लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों गुजराल डॉक्ट्राइन पे। गुजराल डॉक्ट्राइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि गुजराल इट इज फॉर्मुलेटेड बाय आई के गुजराल। आई के गुजराल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे भारत देश की हिस्ट्री में, एंड आप प्लीज उनके बारे में जाके पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि वो कौन थे और उनका क्या योगदान था भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्ट्रिन बनाई, कुछ पॉइंट्स रखे जो भारत को हमेशा फॉलो करने के उन्होंने एडवाइस किया। क्या थे वो पॉइंट्स, इनको आप एज इट इज प्लीज याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। पहला, इंडिया शुड एक्सटेंड यूनिलैटरल कंसेशन टू स्मॉलर नेबर्स, यानी कि छोटों को थोड़ा सा कंसेशन देना। यानी कि भारत देश ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबदबा बना रहा है, छोटों को दबा रहा है, नहीं, छोटों को साथ लेके चलिए, जो देश कमजोर हैं उनको कंसेशन दें ताकि उनका भी विकास हो सके। प्रोपाउंडेड एंड इनिशिएटेड आई के गुजराल फॉरेन मिनिस्टर, तो 1996 में बना था, फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय के, है ना, बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में उस समय, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी थे। Formulated on India's accommodating approach towards smaller neighbors on the basis of principle of non-reciprocity। Non-reciprocity का मतलब ये हुआ कि हम आपसे उम्मीद नहीं करेंगे कुछ भी, यानी कि हम आपके लिए कंसेशन देंगे, हम आपको फायदे देंगे, लेकिन इन रिटर्न हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम आपका विकास चाहते हैं। हम सेल्फिश नहीं हैं, हम बुरे नहीं हैं, हम एग्रेशन वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम एग्रेशन वाले देश नहीं है कि भाई दूसरों को दबाएं। हम चाहते हैं कि आपका भी विकास हो। तो छोटे लेवल नॉन रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल अपनाते हैं कि ठीक है, अगर आप हमें कुछ रिटर्न में दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उसकी उम्मीद नहीं करेंगे। 5 पॉइंट का उन्होंने रोड मैप बनाया, इन 5 पॉइंट्स को प्लीज याद रखिएगा। पहला, नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर कंट्री, ऑलरेडी मैंने बता चुका है, जो फॉरेन पॉलिसी का पुराना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड सेटल द डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल एंड बायलैटरल नेगोशिएशन, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि पीसफुल और बायलैटरल नेगोशिएशन के थ्रू। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, बता चुका हूं आपको। नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा कि 5 पॉइंट रोडमैप में ये भी कहा उन्होंने आई के गुजराल ने कि आप कोई भी कंट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करवा रहे हो किसी भी और थर्ड पार्टी से जो दूसरे देश को हार्म कर रहा है। मान लीजिए चाइना कल के दिन बोलता है कि नहीं, मुझे अमेरिका से लड़ना है और अमेरिका से लड़ने के लिए मैं भारत देश में बेस बना देता हूँ, ठीक है, और मुझे अमेरिका को तबाह करना है, मैं उस पर बम गिराने जा रहा हूँ, तो आओ यार, भारत बोलेगा भारत को, भारत यार प्लीज थोड़ी जमीन दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ अपना बेस बनाना चाहता हूँ, तो ये चीज भारत अलाउ नहीं करेगा। ऐसा गुजराल जी ने का कहना था कि किसी भी दूसरे देश के नुकसान के लिए
अगर आप अपने देश की जमीन या टेरिटरी को दे रहे हो, वो भी आपके फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि आप फिर अलाइनमेंट की बात कर रहे हो। जब भारत का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही नॉन अलाइनमेंट है, जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, आप किस तरह अलाइन नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को अपनी जमीन कैसे दे सकते हो किसी थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया शुड नॉट आस्क फॉर रिप्रेजेंटेटिव। तो अब यहाँ देखिए नाम भी देशों का इन्होंने मेंशन कर दिया कि कौन कौन से वो छोटे देशों की बात की जा रही थी। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। तो ये सब वो देश हैं जहाँ पे भारत उनसे वापस से रिटर्न में कुछ भी चीज की उम्मीद नहीं करेगा, वो सिर्फ उनके फायदे के लिए हेल्प करेगा। प्लीज इन 5 पॉइंट को याद रखिएगा। आपका गुजराल डॉक्ट्राइन जो है लगभग यहाँ पे कवर होता है। तो गुजराल जी की बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट, फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया हमारे देश के इतिहास में। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी चाहिए दोस्तों, वो है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। क्योंकि कोई भी देश जो न्यूक्लियर बनता है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे आ जाती है, बिकॉज वो देश बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन के केपेबल हो जाता है। तो इसीलिए एक अच्छी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बनाना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का। भारत की क्या है? भारत सबसे पहले कहता है मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट का मतलब होता है कि कम से कम जितना रिक्वायर्ड है अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई सामने वाला अगर हमला कर दे, या दूसरा देश या कोई भी एलियंस या कोई भी कुछ और गलती से ऐसा कोई हमला देश पे हो जाए, संकट आ जाए, तो जितने देश को बचाने के लिए सफिशिएंट होंगे, कम से कम होंगे, उतना ही भारत न्यूक्लियर वेपन रखेगा। जबरदस्ती स्टॉक कर करके पूरी होड़ नहीं मचाएगा, जबरदस्ती दूसरों पे दबदबा दिखाने के लिए न्यूक्स को इकट्ठा नहीं करेगा। दूसरा जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन में बिठा लेना चाहिए, वो है नो फर्स्ट यूज। भारत हमेशा कहता है कि हम कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को शुरुआत में इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे युद्ध भी हो जाए तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत ये जानता है कि न्यूक्लियर वेपन से कितनी ज्यादा तबाही होती है, कितना ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए भारत ये बात कहता है कि कभी भी हम अपने न्यूक्लियर वेपन को खुद से यूज नहीं करेंगे। राइट? सो नो फर्स्ट यूज। लेकिन अगर किसी ने हम पे हमला किया तो फिर रिटेलिएट जरूर किया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। एंड रिटेलिएशन विल बी फर्स्ट स्ट्राइक मैसिव एंड डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। अगर किसी ने कर दिया तो यानी कि भारत की जो मासूमियत है उसका उसने फायदा उठा लिया है, भारत की फॉरेन पॉलिसी का फायदा उठा लिया है। इसलिए भारत का जो पहला अटैक होगा वो फिर बहुत ही खतरनाक होगा, और अनएक्सेप्टेबल डैमेज वो है इन्फ्लिक्ट कर देगा सामने वाले देश को। Nuclear retaliatory attacks can only be authorized by civilian political leadership through nuclear command authority. So nuclear command authority पूरी बनाई गई है। वो अथॉरिटी जब तक न्यूक्लियर अटैक को ऑथोराइज नहीं करेगी, तब तक न्यूक्लियर जो है वेपन्स को नहीं फायर किया जाएगा। दूसरी चीज, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अगर सामने वाला वेपन स्टेट नॉन न्यूक्लियर है, उस पर आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन भारत नहीं दागेगा, कभी नहीं दागेगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है भाई, नो फर्स्ट यूज है, सामने वाला यूज कर ही नहीं सकता, तो आप भी यूज कभी नहीं करोगे। इन इवेंट ऑफ एन अटैक बाय बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, इंडिया विल रिटेन ऑप्शन ऑफ रिटेलिएटिंग न्यूक्लियर। अब देखिए, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन यदि भारत पे हो जाता है कभी, तो भारत के पास तो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन है नहीं, हम इतने एडवांस और इतने अभी आगे नहीं पहुंचे, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। तो उस केस में वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, तो इसलिए उस केस में न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू आप रिटेलिएट कर सकते हो। Continuous and strict control export of nuclear and missile range material technologies, participation fissile material, cut off treaty negotiation, and continuous observation moratorium nuclear test। तो यानी कुल मिला के ये बोल रहा है कंट्रोल्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाएगा, टेस्टिंग पे भी, बनाने पे भी, एक्सपोर्ट पे, हर चीज पे एक बार लगाया जाएगा, इससे ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स डिसआर्मामेंट, हम सब जानते हैं डिसआर्मामेंट की बातें कई बार हो चुकी हैं। अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है दोस्तों, वो कौन सी क्या होती है और कैसी बॉडी होती है, उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दो हिस्से होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल में प्रधानमंत्री जो देश के हमारे हैं, वो उसके हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, एंड ही इज द ओनली बॉडी विच कैन ऑथोराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे देश में, भारत देश में, न्यूक्लियर वेपन को ऑथोराइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को अधिकार और पावर है, और वो है देश के प्रधानमंत्री, पीएम।
उसके अलावा किसी के पास अधिकार नहीं है, पावर नहीं है न्यूक्लियर वेपन को चला देने की बात करने का। An executive council is chaired by a national security advisor who provide inputs for decision making by nuclear command authority. So जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो आपका बेसिकली इनपुट देने का काम करता है, मैसेज पहुंचाने का काम करता है, इंटेलिजेंस गैदर करने का काम करता है, एडवाइस करने का काम करता है, किसको? प्रधानमंत्री को, पॉलिटिकल काउंसिल को, राइट। सो उसके जो हेड होते हैं वो एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। हमारे देश की वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल पोस्ट है जो कि हमारे अजीत डोभाल सर आज करंटली ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यहाँ पे समाप्त होती है। प्लीज इनके सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बट इजी है। नेक्स्ट जो फॉरेन पॉलिसी में भारत देश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखता है या पॉलिसी को ध्यान में रखता है, दैट इज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। भारत देश सेंट्रल एशिया को एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट करने में बहुत ही बड़ा योगदान देना चाहता है ताकि बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन एशियन कंट्रीज के बीच में बने, खास करके कंट्री लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये सब जो तान वाले देश हैं, ये सब क्या यूजुअली बहुत ज्यादा कट ऑफ रहे हैं फ्रॉम दी अदर कंट्रीज, तो ये खुद भी बैकवर्ड हैं, प्लस इसके अलावा इनके जो डेवलपमेंट है दूसरे देश की डेवलपमेंट में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। तो भारत देश ये चाहता है कि इनके साथ अच्छा रिलेशन बने और कनेक्शंस मेंटेन हो। So continue to build on strong political exchange of high level visit leaders will continue to interact closely both bilateral and multilateral. Obviously, so bilateral और multilateral talks वगैरह भारत चाहता है कि हो ताकि अच्छे से सेंट्रल एशिया कनेक्ट हो। Strengthen strategic and security cooperation. Focus would be on military training, joint research and counter-terrorism coordination. So obviously security वगैरह बहुत अच्छे से strengthen हो और joint research हो, counter-terrorism coordination हो, terrorism एक साथ सभी देश मिलके लड़ सकें। Step up multilateral engagement in synergy of joint efforts, SCO, Eurasian Economic Community, Custom Union. तो obviously multilateral engagement हो by ये सारे efforts जो हैं सभी आपस में करें। लॉन्ग टर्म पार्टनर एनर्जी है नेचुरल रिसोर्स, ऑब्वियसली एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज का जो है लॉन्ग टर्म पार्टनर ऑब्वियसली भारत बनना चाहता है ताकि सभी देशों को फायदा हो सके। मेडिकल कोऑपरेशन बहुत अंदर इंपॉर्टेंट है कि मेडिकली भी एक दूसरे के सिटीजन्स को हम कोऑपरेट करें ताकि अच्छी हेल्थ मेंटेन हो सके। एजुकेशनल कोऑपरेशन हो ताकि एक दूसरे के देश में हम एजुकेशन अच्छे से दे पाए और साथ में लोगों का विकास कर पाए। और इनफैक्ट सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी को सेट करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत ने योगदान दिया है इन बिश्केक, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा म्यूजिक फ्री इंडिया, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, तो ये सारी चीजें भी अच्छे से नेटवर्क बने, बाहरी देशों का म्यूजिक हम जान पाए, हमारे देशों का म्यूजिक बाहरी देश जान पाए, ताकि सभी का एंटरटेनमेंट वाला पार्ट भी अच्छे से टेकन केयर ऑफ रहे। इसके बाद वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर्स, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर्स बने कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। अब देखिए मिड ईस्ट की जो कंट्री है, दुबई हो गया, वहां पे कितनी ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स बन रखी हैं, कंक्रीट जंगल्स बन रखा है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो रखा है। वैसा डेवलपमेंट भारत देश में भी हो सके और यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन है वो वहां पे भी हो सके, आर्किटेक्चर वहां पहुंच सके एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, ये सारी चीजें। मीडियम साइज मिल्स प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो वहाँ की जो मिल्स हैं वो यहाँ आ सके, यहाँ की मिल्स वहाँ जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं मिल्स जो है वो स्पेसिफिक होती हैं टू दी प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग। अगर आप राइस की मिल बना रहे हो तो राइस की अलग मिल होगी, डेट्स की बना रहे हो डेट्स की अलग होगी, और भी किसी चीज की प्रोसेसिंग कर रहे हो तो आप अलग अलग मिल्स होंगी। तो मिल की टेक्नोलॉजी दोनों देश आपस में एक्सचेंज कर पाए अच्छे से, ये सब चीज। इंडिया रिएक्टिविटी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो पाए, सो ट्रांसपोर्टेशन का कॉरिडोर अच्छा सा बन पाए, ये चीज भी भारत बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। बैंक्स कैन एक्सपैंड, भारत के बैंक्स वहां पे जा सकें ताकि और इन्वेस्टर्स आ सकें भारत देश में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और इन्वेस्टर्स पैसा हमारे भारत के बैंकों में स्टोर करें, वहां के बैंकों में भारत देश के सिटीजन करें, एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प करें। एयर कनेक्टिविटी बेटर हो, फ्लाइट्स ज्यादा हों, बढ़े, एयरपोर्ट्स बढ़े ताकि लोग आसानी से आवागमन कर सकें एक दूसरे देश में। कनेक्शन बिटवीन पीपल, स्टूडेंट के, एकेडमिशियंस के, स्कॉलर्स के, ये सभी एक्सचेंज हो, आए जाए, ताकि एक दूसरे की जो इनसाइट है, इनपुट्स हैं, उसका लेन देन हो सके, कनेक्शन बन सके लोगों के बीच में। तो ये पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो भारत हमेशा से फॉलो करने की कोशिश करता है।
इसको प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश में आए, उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जन्म दिया और इसमें कुछ पॉइंट जो है उन्होंने पुरानी फॉरेन पॉलिसी से हटके ऐड किए हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे जरूर एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। और ये पॉलिसी को प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि अब और डिटेल में फुल फ्लेजेड तरीके से परस्यू करें ताकि बेटर फॉरेन रिलेशन हो सके। फोकस ऑन एक्सटेंडेड नेबरहुड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन पहली बात फोकस करता है और उससे भी एक्सटेंडेड नेबरहुड में फोकस करता है कि भाई खाली एशिया पैसिफिक में नहीं, उससे थोड़ा और एक्सटेंडेड रीजन हो, वहां भी अच्छे रिलेशन हो। इसके अलावा अपग्रेडेड रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। खाली रिलेशन ही ना हो बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब होता है मिलिट्री लेवल पे स्ट्रेटेजीज बने, अच्छे से मिलिट्री रिहर्सल साथ में हो। युद्ध होंगे तो कैसे एक दूसरे से डील करोगे, कैसे स्ट्रेटेजी बनेंगी, कैसे आपस में एक दूसरे से पीसफुली आप डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीजें सभी देशों के साथ मेंटेन करने की भारत ने कोशिश की है। खास करके इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एंड आसियन कंट्रीज, ये सभी एशिया पैसिफिक रीजन में भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाने में कोशिश करती है। एम्फोसिस ऑन इंडिया आसियन कोऑपरेशन, मैंने बता दिया इंडिया और आसियन की कोऑपरेशन भी प्रमोट करते हैं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड स्किल्स, ये सब चीजों में। इसके अलावा अर्बन रिन्यूअल, स्मार्ट सिटीज, मेकिंग इंडिया एंड अदर इनिशिएटिव, स्मार्ट सिटीज बने, ये सारी चीजें ध्यान रखता है भारत। Now, the objective of East India is to promote economic cooperation, cultural ties, develop strategic relationship with countries in Asia Pacific region through continuous engagement at bilateral and multilateral levels. They are providing enhanced connectivity to states of northeastern region, including Arunachal Pradesh, with other countries in our neighborhood. तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे भी यहाँ पे बात की गई है, इसीलिए एक्ट ईस्ट नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी इन्होंने फोकस किया है इस बार। बाकी के पहले जो फॉरेन पॉलिसी आप अभी तक देख रहे होंगे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात नहीं की गई थी, लेकिन मोदी जी ने आकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के को साथ के को भी फॉरेन के एशियन कंट्री साथ जोड़ने की बात कही है, ताकि वो भी इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और बेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर सके, ओवरऑल देश का विकास हो सके। सो मैंने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज बीन अ प्रायोरिटी, क्योंकि ये देखा गया कि बाकी सारी फॉरेन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ बेटर है, एवरीथिंग इज ओके, बट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है शुरू से ही निगलेक्टेड रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जब हम अलग से स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हम स्पेशल से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए हम सेपरेट पूरा का पूरा एक शेड्यूल ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्यों नहीं हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए अलग से फॉरेन पॉलिसी भी बना दें। ये चीज मोदी जी ने सोचा और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन का कनेक्टिविटी एंड एशियन रीजन से और बढ़े, ट्रेड, कल्चर, पीपल कॉन्टैक्ट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें डेवलप हो, ये चीज मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा हो थ्रू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अलावा सिविलाइजेशन फ्रंट पे बात करें, बुद्धिस्ट और हिंदू लिंक्स जो है वो सब रीएनर्जाइज किया जाए ताकि कॉन्टैक्ट्स और कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं दोस्तों बुद्धिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन एंड प्रोमिनेंट रिलीजन दैट इज बीइंग फॉलोड देयर। तो बुद्धिस्ट और हिंदू के बीच में आपस में अच्छे कनेक्शन बने, ये भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी चाहती है कि हो। इसके अलावा इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद एशिया हैज बीन स्टेप्ड अप, रीजनल इंटीग्रेशन, इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रायोरिटी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज, ये सब हुआ है। इसके अलावा सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है बेटर किए गए हैं, है ना, क्लोजर कोऑपरेशन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, टेररिज्म वगैरह से कॉम्बैट करने में काम किया गया है, कोलैबोरेटिंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, ये सब चीजों पे काम किया गया है, प्रमोशन ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्र मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी बात की गई है। सो ये सारी चीजों पे ध्यान जो है दिया जाता है। सो आई थिंक दोस्तों बाकी सब चीजें तो ठीक है, इन सब के बारे में पहले भी बात किया कर लिया गया था, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन एक्ट ईस्ट पॉलिसीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि एशिया पैसिफिक रीजन एक तो है जिसके साथ बहुत ज्यादा फोकस स्पेसिफिकली किया गया है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उन पे खास करके फोकस किया गया है कि वो भी एक्टिवली फॉरेन पॉलिसी में पार्ट लें और उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि देश का अच्छे से विकास हो सके। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो गया, बट आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसको जस्टिस प्रदान करने के लिए लंबा बनाना ज़रूरी हो जाता है। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अमेजिंग लेक्चर्स। और अगर आपको कोई सजेशन हैं, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा।
गुड बाय, हैव अ नाइस वीक।